जीवन की वास्तविकता क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि जो भी उसे देखता है अपनी ही नज़र से देखता है। पता नहीं जीवन को बनाने वाला उसे किस नज़र से देखता है। सुप्रभात सभी को। आईएएस फ्रॉम होम के डेली डोज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 4 फरवरी 2026 और दिन है बुधवार। आज के लिए हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय रहने वाला है वह है भारत का भूगोल और इसकी पूरी विषय सूची। मतलब भारत के भूगोल में सिविल सेवा परीक्षा के लिए कुल कितनी चीजें पढ़ी जाती हैं, क्या क्या पढ़ा जाता है, कितना पूरा कंटेंट इसमें शामिल होता है, आज उस पूरे को हम डिस्कस करेंगे और उसकी बढ़िया सी व्यवस्थित एक विषय सूची बनाएंगे जो कि हम आगे पूरे 1 महीने में फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो विषय सूची बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, उसमें कुल कितने खंड होंगे और प्रत्येक खंड में कितने कितने अध्याय होंगे, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे भी आज के लिए कोई खास विशेष सूचना वगैरह नहीं है, तो सीधा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी कि सिविल सेवा परीक्षा में भूगोल का पूरा पाठ्यक्रम क्या है। मतलब उसमें भारत का भूगोल भी शामिल था और विश्व का भूगोल भी शामिल था और हमने एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, एक एक चीज का मैंने आपको अर्थ समझाया था कि किसका क्या मतलब होता है और उसमें क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम को कल हमने पूरा समझा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि उसमें जो विश्व का भूगोल है और जो भारत का भूगोल है, जो सिलेबस में वो अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है, उसमें दोनों मिक्स करके दिया है। मतलब जो चीज विश्व के भूगोल में लागू होगी वो भारत के भूगोल में भी लागू होगी। यानी कि जो जो चीजें हमें विश्व के भूगोल में पढ़नी है वही चीजें हमें भारत के भूगोल में भी पढ़नी है। सो यहाँ आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा भारत का भूगोल। ठीक है, और वो भी सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में। ठीक है, ऐसे नहीं कि भारत का भूगोल तो मतलब अब सब कुछ पढ़ना है, भूगोल पे पूरी रिसर्च करना है, नहीं। सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए वो पूरी विषय सूची को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत रिसर्च के साथ मैंने इस पूरी विषय सूची को ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये विषय सूची जो आपके सामने आई है ये किस तरीके से आई है। आप नीचे इस ऑडियो के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू जो लगा है ना, ड्रॉप डाउन एक लिस्ट लगी, आप उसको खोल के देखना, पूरी विषय सूची आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो विषय सूची आई है ये किस तरीके से आई है, कोई ऐसे रैंडम नहीं आ गई कि मैंने कहीं से भी कोई बुक उठाई और उसका पूरा छाप दिया, नहीं। मैंने क्या किया, बहुत सारी पुस्तकों को रखा अपने सामने। इसमें आपका एनसीईआरटी भी शामिल है, इसमें आपका इग्नू भी शामिल है, इसमें जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बुक्स आती हैं मार्केट में वो भी शामिल है। मैंने इन सब पे थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा समय लगाया और फिर मैंने ये देखा कि क्या इस विषय सूची में से कोई विषय सूची ऐसी है जो परफेक्ट हो। तो मुझे एकदम परफेक्ट कोई नहीं मिली, कंटेंट सब में मिला, पर किसी में कोई चैप्टर आगे है कोई पीछे है, किसी में कोई टॉपिक अंदर का टॉपिक छोड़ दिया, कहीं किसी में कोई दूसरे विषय अध्याय का टॉपिक है तो वो इस अध्याय में ले लिया, ऐसे करके कुछ कुछ था उसमें। तो मैंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स को अपने सामने रखा, थोड़ा रिसर्च किया और जो चीजों की मुझे समझ है, भूगोल की जो मुझे समझ है कि किस चैप्टर को हमें पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए, फिर साथ में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी देखे कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करता है यूपीएससी। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख के मैंने जो एक फाइनल निचोड़ निकाला वो ये विषय सूची में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब दिखने में ये आपको जैसी दिख रही है, इसमें कुल 18 अध्याय आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, 4 खंडों में, तो ये बड़ा आसान सा दिख रहा होगा कि अरे क्या है, इसमें 4 खंड हैं और सब में इतने इतने चैप्टर्स हैं, कुल मिला के 18 हो गए। तो वो एकदम से सामने से दिखने से इतना ईजी लग रहा है, वो इतना ईजी है नहीं। ठीक है, उसके पीछे बहुत मतलब कुल मिला के श्रम लगा है थोड़ा सा, तब जाके ये इस तरीके से निकल के आई है कि आप इसको परफेक्ट मान सकते हो। अब मैं एक एक को पढ़ रहा हूं, उसका अर्थ बता रहा हूं, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का भारत का भूगोल और इसकी पूरी विषय सूची हमें देखनी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत के भूगोल में हमें कुल मिला के 18 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो भारत के भूगोल को हम लोग मेनली 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 4 खंड कौन कौन से हो जाएंगे, पहला भाग हो जाएगा भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है, इसके बाद दूसरा भाग हो जाएगा भारत में संसाधन, फिर तीसरा भाग हो जाएगा भारत का आर्थिक भूगोल और चौथा भाग हो जाएगा जनसंख्या एवं अधिवास। ये मैंने अभी चैप्टर्स के नाम नहीं बताए, ये मैंने आपको एक मॉड्यूल के या यूं कहें कि एक खंड के नाम बताएं। ठीक है, तो भारत का भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत हमारे कुल 7 चैप्टर शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का अर्थ मैं पिछले ऑडियो में बता चुका हूं आपको, तो यदि आपने सुना होगा तो मालूम होगा और नहीं सुना होगा तो आप इस ऑडियो तक तो आ ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उस पर अपनी अटेंडेंस नहीं दे दोगे तो ये चैप्टर आपका अनलॉक होगा भी नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भौतिक भूगोल का आपको अर्थ मालूम है कि भौतिक भूगोल क्या होता है। कुल मिला के जो बाहरी गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं,
जो भौतिक फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो भौतिक गुणों से युक्त जो भूगोल है, जिनमें हम भौतिक गुणों की स्टडी करते हैं, वो भौतिक भूगोल कहलाते हैं। तो भारत के किन किन भौतिक गुणों का हम अध्ययन करते हैं, वो भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये शीर्षक का अर्थ हो गया। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को हम शामिल करेंगे? तो सबसे पहला जो चैप्टर, जो शायद ही किसी बुक में आपको मिले, कहीं एक छोटी मोटी हेडिंग के रूप में मिल जाएगा, लेकिन पूरा एक अध्याय बन जाए ऐसा आपको शायद कहीं ना मिले किसी बुक में, बाद में मिल जाए अलग बात है, मुझे नहीं मिला इसलिए मैं बोल रहा हूं। पहला अध्याय है भारतीय उपमहाद्वीप। और जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भारत के भूगोल की शुरुआत का जो नींव है ना, वो है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप को जब तक हम नहीं समझेंगे, भारत का भूगोल ही नहीं हमें समझ आएगा। ठीक, तो इसलिए मुझे लगा कि भारतीय उपमहाद्वीप चैप्टर भारत के भूगोल में सबसे पहले होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसके बाद जो जनरली बुक्स की शुरुआत होती है, वो है हमारा सेकंड चैप्टर, भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति माने होता है लोकेशन, ठीक है, और विस्तार माने उसका कितना एक्सपेंशन है, कहां तक फैला हुआ है भारत। तो भारत की हम पूरी भौगोलिक स्थिति देखेंगे और भारत के विस्तार को समझेंगे। ये सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा। इसके बाद जो अगले दो चैप्टर हैं, वो एक दूसरे से संबंधित है, जिनमें से पहला वाला जो है भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब होता है कि हम पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, यानी भारत की जो धरती हमें ऊपर से दिखती है, वो नीचे से कैसी है, उसका जो अध्ययन है पूरा, वो हम भारत की भूगर्भिक संरचना में करते हैं। इसके बाद जो चौथा चैप्टर है, वो है भारत का भू आकृतिक विन्यास। कहने का मतलब है, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि भारत की जमीन के नीचे क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि भारत की जमीन पर क्या है, यानी भारत का जो पूरा भू आकृतिक ताना बाना हमें दिखता है, वो किस तरीके से है, उस पूरे को पढ़ेंगे, जिसमें जैसे पठार हो गया, मैदान हो गया, कहीं पे मरुस्थल हो गया, द्वीप समूह हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भारत की पूरी संरचना है, जो हमें दिखाई देती है ऊपर से, उसको हम कहते हैं भारत का भू आकृतिक विन्यास। तो इस तरीके से आपका तीसरा और चौथा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाते हैं पढ़ाई में, और हम आ जाते हैं भारत के अपवाह तंत्र पर। ठीक है, अफवाह नहीं बोल रहा हूं मैं, अपवाह बोल रहा हूं। अपवाह मतलब फ्लो, ठीक है, ड्रेनेज। तो जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी भारत का अपवाह तंत्र है, उसमें हम बेसिकली नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से नदियां निकलती हैं, कहाँ पे जाती हैं, कौन सी सहायक नदियां हैं, और जहां से जाती हैं वहां पे क्या क्या करती हैं, कौन कौन से शहर यहाँ पे बसते हैं, और वहां की मिट्टी में क्या है, किस तरीके से वहां का पूरा वातावरण है। तो ये जो पूरा भारत का अपवाह तंत्र है, इसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारा छठवां चैप्टर होगा पहले खंड में, वो होगा भारत की जलवायु। जलवायु का मतलब होता है जो दीर्घकालिक मौसमी दशाएं होती हैं। जैसे एक दिन का मौसम है तो वो मौसम कहलाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब वही मौसम 10 साल, 20 साल, 50 साल तक चले, तो उसको हम फिर मौसम नहीं कहते, उसको जलवायु कहते। ठीक है, तो भारत की जलवायु क्या है, किस तरीके से यहाँ पे वर्षा होती है, किस तरीके से यहाँ पे ऋतुएं अलग अलग अपना प्रभाव दिखाती हैं, इतनी सारी ऋतुएं क्यों होती हैं, क्या कारण है, तो ये सारी चीजें हम लोग भारत की जलवायु में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा छठवां चैप्टर हमारा। सातवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत की मृदा एवं वनस्पति। मृदा मतलब मिट्टी, इस क्या खास विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं, और जाहिर सी बात है जैसी मिट्टी होगी वैसी वनस्पति होगी। तो फिर हम मृदा और वनस्पति को यहाँ पे एक साथ पढ़ लेंगे। सो इस तरीके से ये भारत के भौतिक भूगोल का जो हमारा पहला खंड है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम भारत के भूगोल के अगले खंड पे चलेंगे, जिसका नाम है भारत में संसाधन। तो संसाधन मैं आपको पिछले चैप्टर में समझा ही चुका हूं कि प्रकृति से प्रदत्त हमें वे चीजें या वे वरदान जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं, संसाधन मानवीकृत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संसाधन का अर्थ आपको समझ में आ गया। संसाधनों में हम लोग भारत के किन किन संसाधनों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे भारत के भूमि संसाधन को। आप कहोगे ऊपर तो पढ़ लिया मृदा को, यहाँ भूमि संसाधन तो एक ही बात नहीं। देखो वहां पे जो हमने मृदा पढ़ा है वो मृदा की संरचना पढ़ी है, उसके गुण वगैरह पढ़े। अब उसी मृदा को यानी भूमि को हम संसाधन के रूप में पढ़ेंगे, कि मतलब मिट्टी ऐसी है, इसको हम पहले खंड में पढ़ेंगे भारत के भौतिक भूगोल में। फिर ऐसी मिट्टी होने का हम क्या लाभ उठा सकते हैं, वो हम संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। अंतर समझ में आ पा रहे ना? मिट्टी ऐसी है, ये हो गया भौतिक भूगोल। मिट्टी के ऐसे होने से ये लाभ है, ये हो गया मिट्टी का संसाधन। ठीक है, यानी भूमि संसाधन। तो बात समझ आ गई। तो सबसे पहले हम लोग भारत में भूमि संसाधन को ही पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे भारत में वन संसाधन। तो पूरे भारत में वनों की और वन संसाधन की क्या स्थिति है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो हमारा 9वां चैप्टर है।
इसके बाद 10वें चैप्टर में हम बात करेंगे भारत में जल संसाधन की, मतलब भारत में कितना जल उपलब्ध है, किन रूपों में उपलब्ध है, हम किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, और फिर जल संसाधन किस तरीके से इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी बातें कुल मिला के हम यहाँ पे पढ़ने वाले। इसके बाद 11वां चैप्टर रहेगा भारत में खनिज संसाधन। खनिज मतलब वे चीजें जिनको हम खुदाई करके निकालते हैं, भूमि के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, उनको खनिज कहते हैं हम। तो भारत में कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं, किस प्रकार से उनका प्रबंधन होता है, कौन उनकी देखभाल करता है, किस तरीके से निष्कर्षण होता है, और किन चीजों में उनका उपयोग किया जाता है, क्या भारत उनको निर्यात भी करता है, किन खनिजों का आयात करना पड़ता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले इस अध्याय में, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भारत में ऊर्जा संसाधन, ये आपको 2 जगह मिलेगा, ये आपको यहाँ भूगोल में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, या अर्थव्यवस्था वाले में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोग ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे, भारत में ऊर्जा संसाधन, ठीक है। सो इस तरीके से भारत में संसाधन नाम का जो खंड है, मॉड्यूल है, इसमें टोटल हमारे 5 चैप्टर्स होंगे। कौन कौन से? भारत में भूमि संसाधन, भारत में वन संसाधन, भारत में जल संसाधन, भारत में खनिज संसाधन, और भारत में ऊर्जा संसाधन। तो कुल मिला के भारत के जितने भी संसाधन है वो सब के सब इस खंड में हमारे कवर होने वाले। अब फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे भारत के आर्थिक भूगोल की। देखो, कायदे से यदि बात की जाए तो जो पिछला खंड है आर्थिक भूगोल कुछ कुछ वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे चूंकि क्या हुआ है कि हमने केवल संसाधनों को पढ़ा है कि इतने संसाधन हैं, लेकिन जैसे ही उन संसाधनों पे काम शुरू होता है, बात समझना मेरी, किसी चीज का होना एक अलग बात है, फिर उस चीज के होने का उपयोग होना वो एकदम दूसरी बात है। तो पिछले खंड में हमने पढ़ा कि भारत में इतने संसाधन हैं, अब उन संसाधनों के ऊपर जब काम चालू होता है तब अर्थव्यवस्था शुरू होती है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। जब उस पे कोई आर्थिक गतिविधियां चालू होती हैं संसाधनों पे, तब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था चालू हो गई, और तब चालू होता है भारत का आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल का अर्थ समझाने का मुझे नहीं लगता कि बहुत आवश्यकता है, यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। और जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मेनली 3 प्रकार की गतिविधियों की बात करते हैं, ये भी मैं आपको कल के लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां मैंने आपको बताया था कि जब हम पहली बार संसाधनों पर काम करते हैं, ठीक है, जैसे उसमें कृषि हो गया, खनन हो गया, वानिकी हो गया, वानिकी यानी वन से संबंधित चीजें, मत्स्य यानी मछली पालन वगैरह हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं प्रकृति से सीधा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 13वां चैप्टर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र की, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के उद्योगों को पढ़ेंगे। उद्योग कब काम करते हैं? जब प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल आता है और उस कच्चे माल पे जब काम होता है तो फैक्ट्री में वो काम होता है। तो ये फैक्ट्री इत्यादि जो है, कारखाने वगैरह, ये सब के सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो 15वां चैप्टर रहेगा, यानी इस तीसरे खंड का आखिरी चैप्टर है, वो रहेगा तृतीय क्षेत्रक। और तृतीय क्षेत्रक मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को सहयोग जो प्रदान करता है, जो सेवा देता है, वो तृतीय क्षेत्रक कहलाता है। इसलिए इसको हम कई बार सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। इसमें परिवहन आता है, संचार आता है, और दूसरे प्रकार की सेवाएं जैसे चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया इत्यादि आता है, ठीक है। तो भारत के आर्थिक भूगोल में हम इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो इस तरीके से ये 13वां, 14वां और 15वां चैप्टर हो जाएगा हमारे भारत के भूगोल का, ठीक है। इसके बाद भारत की भूगोल का जो आखिरी खंड बचता है वो भी छोटा सा है, 3 चैप्टर हैं उसमें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या और अधिवास। भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, इनको पढ़ेंगे, और फिर अधिवास को भी पढ़ेंगे, ठीक है, सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हमारे 3 चैप्टर हैं टोटल। एक भारत की प्रजातीय संरचना एवं जनजातियां। प्रजातीय संरचना का मतलब कितने प्रजाति के लोग भारत में पाए जाते हैं, और फिर हम कुछ जनजातियों की भी बात करेंगे। तो ये दोनों प्रकार की जो बातें हैं, प्रजातीय संरचना और जनजातियां, ये दोनों की दोनों हम 16वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 17वें चैप्टर में भारत की जनसंख्या, मतलब पहले तो हम देखेंगे 16वें चैप्टर में कि कितने प्रकार के लोग भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। जब ये कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं ये पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या, कि भारत में किस तरीके से जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, इसका घनत्व क्या है, इसका वितरण क्या है, कहाँ पे कम लोग रहते, कहाँ ज्यादा लोग रहते, कहाँ भीड़ भाड़ है, कहाँ एकदम वीरान इलाके पड़े हुए हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कितने लोग युवा हैं, कितने लोग वृद्ध हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद जो 18वां चैप्टर है भारत के भूगोल का, वो है भारत में अधिवास, सेटलमेंट इन इंडिया। मतलब इसमें ग्रामीण अधिवास भी हम पढ़ेंगे, नगरीय अधिवास भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि गांव के लोग गांव में क्यों रहते हैं, शहर के लोग शहर में क्यों रहते हैं, गांव के लोग शहर क्यों चले जाते हैं,
गाँव की क्या समस्याएं, शहरों की क्या समस्याएं, इन चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखो जब बेस क्लियर होता है ना, तब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती। मान लो अभी कोई नगर की समस्या आपको कोई बताए कि भाई इस नगर में ये समस्या है, तो जब आपको उसका रूट पता होगा ना, जड़ पता होगी कि नगर कैसे बने, ठीक है, प्राचीन समय में नगर किस तरीके से हुआ करते थे, जब ये सारी चीजें आपको पता रहती तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस समस्या को समझ पाते हो कि अच्छा ये जो समस्या आई है ना इस कारण से आई होगी। और जब आपको समस्या की जड़ अच्छे से पता होती है ना, तो आप उसका समाधान भी बहुत अच्छा निकाल पाते हो, ठीक है। और समाधान अच्छा निकाल पाते हो तो आपकी आंसर राइटिंग में काम आएगा। तो इसलिए चीजों को हमें रूट तक जाके पढ़ना चाहिए। सो इस तरीके से ये था भारत का पूरा भूगोल। एक बार मैं पूरी विषय सूची को एक बार तसल्ली से पढ़ना चाहता हूं, आप लोग मिलाते जाना, उसको ड्रॉप डाउन को खोल लो आप लोग नीचे। भारत, सबसे पहले भाग 1 भारत का भौतिक भूगोल, इसमें कुल 7 चैप्टर हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार, भारत की भूगर्भिक संरचना मतलब भारत के अंदर की बात को पढ़ेंगे, भारत का भू आकृतिक विन्यास यानी भारत की सतह को पढ़ेंगे, धरातल को पढ़ेंगे, भारत का अपवाह तंत्र नदियों वगैरह को पढ़ेंगे, भारत की जलवायु यानी दीर्घकालिक जो मौसमी दशाएं हैं भारत की उनको पढ़ेंगे, फिर भारत की मृदा एवं वनस्पति। इसके बाद भाग 2 भारत में संसाधन, तो भारत के 5 प्रकार के कुल संसाधन हम पढ़ेंगे, भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके बाद भारत के आर्थिक भूगोल में हम भारत की तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां। फिर जो चौथा हमारा खंड और आखिरी खंड है भारत की भूगोल का, वो है भारत की जनसंख्या एवं अधिवास। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत की प्रजाति संरचना एवं जनजातियां, फिर भारत की जनसंख्या और फिर भारत में अधिवास, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो इस तरीके से आज का जो मुख्य विषय है वो समाप्त होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो अभ्यास प्रश्न आज आपको मिले हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो सभी अभ्यास प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं और इसमें मैंने 2020, 21 और 22 तक के क्वेश्चंस को लिया है। 23, 24 और 25 के क्वेश्चंस को हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सिलसिला है ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम पहले चैप्टर से नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करेंगे, जो कि भारत के भूगोल का हमारा पहला चैप्टर है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमेशा खुश रहिए। नमस्कार।